ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में, अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है मोदी जी का, चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है, वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से, या वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ, ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हो। अब उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व। बात लाल आंख की थी, हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है आप झूलिए, लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं, देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है, नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना, हमारे फोर्सेस गश्त लगा पाते थे, आज 3 साल होने वाले हैं, अगले महीने की 20 तारीख को हो जाएंगे, नहीं लगा पा रहे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से, हमारे हाथ से जा चुके हैं। ये सब तथ्य सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने या पहली बार मैंने बोले हैं। ना केवल कांग्रेस पार्टी के मंच से विशेषज्ञ बता चुके हैं, सैटेलाइट इमेजरी बता चुकी है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बता चुके हैं, स्ट्रैटेजी जो समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स जो समझते हैं, वो आपसे बार बार बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। डेप्सांग प्लेन्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते। ये यथास्थिति, ये स्थिति है, वस्तु स्थिति चीन की, हमारे बॉर्डर पे चीन के साथ ये है। और हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन इंडियन सॉइल, द इंडियन EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर is discussing the LAC with them. We want to know whether PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 of Depsang Plains and PP15 and PP17A of Hot Springs and Ghogra, are we raising it strongly enough to get these patrolling points back? And then of course जो चाइना ने जो जम्फेरी रिज, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा खतरे में आ गया है, जो गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर। बड़े खुश थे कल प्रधानमंत्री जी, मुस्कुरा रहे थे कि हम जीत गए नॉर्थ ईस्ट।
आप नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जीत जाएं और पूरा नॉर्थ ईस्ट हार जाएं, इस स्थिति पे आप ले आए हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे हितों के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हितों के लिए। आपके लिए सिर्फ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, और नॉर्थ ईस्ट भले आप पूरा देश हार जाए, उनको कोई आपत्ति नहीं। क्या इस पर चर्चा होगी? और जो 26वीं मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स हुई थी, क्या उसमें 20 अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति के बारे में चर्चा हुई? अगर हुई तो चीन ने क्या बोला और हमने प्रत्युत्तर में क्या बोला? यह सब बातें देश जानना चाहता है। आप लाल कालीन बिछाइए, चलिए वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लाल आंख नहीं दिखा सकते, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि आप को पसंद है चीन, हमें आपके रिश्ते मालूम है चीन से। हमें यह मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप क्यों बार बार वहां जाते थे। हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था। हमें मालूम है आपको लंदन का वीजा नहीं मिल रहा था, यूके का। हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था, आप चले जाते थे बार बार। स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने की। गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई। ये देखिए आप फर्क। तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिटरी में आकर। और ये भी हमें सैटेलाइट पिक्चर्स से मालूम पड़ता है। हमारे सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साहब ऐसा हो गया है, बताइए अब आगे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर की सैटेलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है, फिर 2 दिन डिबेट्स होती हैं, 4-5 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 8-10 दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें बाहर कर दिया जाता है संसद से, कभी कभी जहाज से उतार दिया जाता है हम जैसे लोगों को, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। यह स्थिति चीन के साथ बनाई है। और जयशंकर जी को एक आखिरी में मैं सलाह दूंगा, उसके बाद सुप्रिया जी आपसे बात करेंगी। अर्थव्यवस्था छोटी हो सकती है, हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है, उसको कम मत आंकिए। हमारी सेना के कलेजे का अपमान मत करिए। आइंदा जब मुंह खोलें तो सोच समझकर बोलें। जयशंकर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डिप्लोमैट रहे हुए हैं। डिप्लोमैट को सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग सबसे अच्छी होती है कि कब क्या और कितना बोलना है। नपातुला बोलने की एक ट्रेनिंग होती है डिप्लोमैट को। उस ट्रेनिंग के साथ भी उन्होंने धोखा किया है इस तरह की हल्की बात करके। We've witnessed how the Prime Minister of India ended up compromising national interest when he gave that clean chit to China. I don't think this country will ever forget that dark day in our history. As if that was not enough, Mr. Jaishankar, in a podcast interview, said that China is a bigger economy. And in his words, what am I going to do as a smaller economy? I'm going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary, it's a question of common sense. These were his words, unquote. So between the two of them, they have deeply compromised India's interests vis-a-vis China. Now the Chinese foreign minister is on Indian soil. There is a red carpet welcome to him. Instead of showing him red eyes, instead of asking him, when will our territory be restored to us? 26 out of 65 patrolling points are no longer in our control. I hope Mr. Jaishankar, without batting an eyelid, without thinking of the size of the economy, without getting scared, without getting bogged down, is questioning his counterpart about these 26 patrolling points. These patrolling points are in Ghogra Hot Springs, are in Depsang Plains. The status quo ante before the 20th of April 2020 must be restored. There have been 17 rounds of talks, military level talks. And if we were to take our Prime Minister seriously, if nobody entered our territory, what are these talks being held for?
Why is Mr. Jaishankar talking to his counterpart on the LAC issue? Yes, you can talk to your counterpart on the LAC issue, but you cannot take the parliament into confidence, because the LAC is an important issue for every single Indian. You cannot take your own country into confidence. You cannot call an all-party meeting. So these are very valid questions which affect every single Indian, and the Congress party will not shy from asking, from demanding answers, because the Prime Minister, even when he was the Chief Minister of Gujarat, showed tremendous love for China. Well, I'm afraid it's a one-sided love, and I hope the Prime Minister realizes that. The exports over the last 1 year have gone up. You say that you banned some apps, but look at the export figures. In my press release, I'm releasing those figures also. So these are the questions that the government of India must answer to the people of India first. And we hope the interests of India will not be compromised anymore by a weak, politically very weak government. Your questions, please. बातचीत आप कीजिए, अपनी शर्तों पर कीजिए. 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आपके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं, उस पर जवाब मांगिए. पूरा देश आपके साथ खड़े होने को तैयार है. आप सीधा खड़ा होना सीखिए. विपक्ष आपका साथ देने को तैयार है. आप लाल आंख दिखाने की हिम्मत जुटाइए. फौज आपकी मजबूत, विपक्ष आपका मजबूती से आपके साथ खड़ा हो. संसद में अगर चर्चा होती तो आप ही को ताकत मिलती. आप चीन को बता सकते थे कि भाई हम पर डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत आ रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए. हम स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति पर स्पष्टीकरण चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जब चीन से हिंदुस्तान के मंत्री बात करें तो दब कर बात नहीं करें. जो मंत्री पहले ही सार्वजनिक रूप से बयान दे चुका है कि हम तो छोटी इकोनॉमी है, छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, वो किस तरह से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए. बात तो तब करिए जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, नहीं तो आप बात मत करिए, फिर आप नाकाबिल हैं बात करने की. जाइए 2024 के बाद हम बात करेंगे. कौन बोल रहा है ऐसा? मोदी जी को एक चस्का लग गया है, विक्टिम बन जाएं. कोई कुछ नहीं बोल रहा उनकी तरफ तो भी मेरे को गाली दे दी, मुझे गाली. कौन दे रहा है आपको गाली? किसी को कोई रुचि नहीं है आपको गाली देने में. हमारे मुद्दों पर जवाब दीजिए आप. हम बेरोजगारी पे आपसे सवाल पूछते हैं, हम चीन पर आपसे सवाल पूछते हैं, हम महंगाई पर आपसे सवाल पूछते हैं. इलेक्शन खत्म होते ही आप रसोई गैस का कीमत बढ़ा देते हैं, हम उस पर सवाल पूछते हैं. उस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है आप में. फिर आके कहते हैं मुझे गाली दे दी. किसी ने आपको गाली नहीं दी. ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है. आपके क्या संस्कार हैं आप जानिए. हाँ, देखा था अभी महाराष्ट्र में 33 साल बाद जो सीट हमने जीती, इन्हीं से जीती है हमने. देखा हमने बंगाल में 51 साल बाद हमने एक सीट जीती है, इन्होंने नहीं जीती. वो हमारी तो सीटें पूर्वोत्तर में भी बढ़ी है पिछली बार से. हाँ, हम ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं कर पाते हैं. आपके पास धन दौलत ज्यादा है, इलेक्टोरल बॉन्ड सब आप ही के पास जाते हैं. कल तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा झटका आपको दिया इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होना है उस पर. तो अब भी अगर आपको अहंकार के घोड़े पे सवार होकर इस तरह की टिप्पणियां करनी है तो करिए. देखिए, ममता जी की पार्टी तो वही चलाएंगी ना, हम तो नहीं चला सकते. जो उनको निर्णय लें. हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, हमने गोवा में देखा, कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था. अभी कल जो रिजल्ट आए हैं वो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ सरसरी ढंग से भी अगर उसका विश्लेषण करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है. हम अपनी पार्टी चलाएंगे, हम अपनी पार्टी के निर्णय लेंगे. वो अपनी पार्टी चलाएं, वो अपनी पार्टी के निर्णय लें. रही बात निशिकांत दुबे जी के विशेषाधिकार हनन, तो उस पे जब भी कोई मेरे पास स्पष्ट उत्तर होगा मैं जरूर दूंगा. अभी नहीं है मेरे पास. देयर इज नो chaos in Rajasthan. Fair enough, I have understood. No, there is no, first of all, there is no chaos in Rajasthan. The chaos is in the minds of people who think there is a chaos. There is definitely no chaos. Our vote share has gone up substantially in the northeastern states, on all the three northeastern states, if you see the results. And I don't see one state affecting the other. We are in a very vibrant, robust democracy, where in 2015, you see what happened in Delhi, Vidhan Sabha election, and you saw what happened in 2014 in the Lok Sabha election on the 7 seats of Delhi. So it's the same city, the same state, 2 different elections within a span of 1 year will show you a different result.
So you cannot say that results of Northeast will have any impact on Rajasthan. कोई ऐसा कारण हमें नहीं देना चाहिए जिससे कि कोई और देश हम पर हावी होकर हमें सलाह देने लगे। हम अपने आप में पिछले 70-75 सालों में एक हमने जगह बनाई है विश्व में, और पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाकर भारत की लोकतंत्र की सफलता को देखता है, भारत की विदेश नीति की सफलता को देखता आया है। मुझे लगता है कि हमारी सरकारें बदलती रहती हैं, किसी भी सरकार को हमारी विदेश नीति की जो ताकत है उसको न कम आंकना चाहिए न कम करना चाहिए। बशर्ते आपने विदेश नीति की बात करी, एक सेकेंड, आपने विदेश नीति की बात करी। विदेश नीति एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घुमाया जाए हवाई जहाज पर और उनको जगह जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया जाए, विदेश नीति ये नहीं हो सकती। I will not make a single comment on a matter which is sub judice. Out of respect for the law and for the Honorable Supreme Court, I will not make a comment. पहले भारतीय जनता पार्टी को हम सलाह देते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें कि जिसका चर्चा करने से भी शर्म आ जाती है, तो ऐसी हरकतें करना ही बंद कर दें तो हम चर्चा करना बंद कर देंगे। आपको इजराइल की मदद लेकर, जो कि आरोप है आप पर, तो यही है ना कि इजराइल की मदद लेकर आपने विपक्ष के नेताओं, अपने ही नेताओं पर जासूसी की उनके फोन्स के माध्यम से। तब नहीं शर्म आती इनको, उस पर चर्चा हो जाए तो शर्म आ जाती है इनको। ये सोचते हैं कि बीबीसी पर रेड मारेंगे तो इंग्लैंड को पता ही नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करें। देखिए, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरा. We are not living in the 17th or 18th century where news travels at the speed of a camel cart or at the speed of a pigeon. Now, if I am talking to you right now, anybody sitting in Papua New Guinea can also hear me out. Why don't they understand? Or they may, I'm sure they understand, but they think no one else understands. You go on the foreign soil and make fun of the country that people were ashamed of being born as Indians. तब नहीं आपको शर्म आती। आप जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, पहले उस पर थोड़ा शर्मा जाइए। हम उस पर चर्चा करना बंद कर देंगे ताकि आपको शर्म नहीं आए। पहले ये गतिविधियां बंद कीजिए।